यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। पिछले कुछ समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपने बार बार सुना होगा। कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इसके ऊपर बार बार चर्चा हो रही है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और हम इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहता है और जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या स्टैंड है। साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बेटर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और जो लोग इसके अगेंस्ट में हैं उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के बारे में क्या तर्क है, और अंतिम में हम ये जानेंगे कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में लगाना चाहिए और लगाना चाहिए तो कब और कैसे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिभाषा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिभाषा हम इस संदर्भ में देख सकते हैं कि भारत में अलग अलग धर्मों में सिविल लॉज को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। हर धर्म का विवाह से संबंधित, गोद लेने से संबंधित, तलाक से संबंधित अपना एक अलग सिविल लॉ है और इन सब को अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली इन सभी लॉज को, अलग अलग धर्म के लॉज को एक कोडिफिकेशन के रूप में देखता है। वो इनको एक यूनिफाइड के रूप में देखना चाहता है। इसमें होगा क्या कि आप किसी भी धर्म से हो, लेकिन अगर आप भारत में हैं तो आपके लिए सबके लिए सिविल्स लॉ एक ही होंगे। जैसे क्रिमिनल्स लॉ होते हैं, इंडिया क्रिमिनल्स लॉ सबके लिए समान है, लेकिन सिविल्स लॉ में ऐसा नहीं है। सिविल्स लॉ बहुत पुराने बनाए हुए अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग, अपने धर्मों की और विचारधाराओं के अकॉर्डिंग ज़्यादातर धर्म गुरुओं द्वारा बनाए हुए हैं। तो सब धर्मों का अपना अपना सिविल्स लॉ की डेफिनेशन बना रखी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली सभी लॉ की एक यूनिफाइड परिभाषा होगी जो पूरे भारत में लागू होगी। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के हम इतिहास के बारे में देखते हैं तो हम पाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विदेशों में, विशेषकर यूरोपियन कंट्री में 18वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। 18वीं शताब्दी के लास्ट में आते आते अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने कस्टम्स लॉ को और पर्सनल लॉ को अलग करके एक यूनिफाइड कोड में तब्दील कर दिया था। फ्रांस कोड ऑफ 1804, उसमें भी यही किया गया कि फ्रांस के जितने भी लॉ हैं वो 1804 में ही यूनिफाइड कर दिए गए। इसका मतलब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही तरह वहाँ पे पूरे कोड को, उनके सिविल्स लॉ को एक कोडिफिकेशन कर दिया। वहीं भारत में इसके इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहला जो यूनिफॉर्म लॉज की बात हुई वो 1840 में अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान हुई। उस टाइम लेक्स लॉ की एक रिपोर्ट बनाई गई। उस रिपोर्ट का मानना था कि इंडिया के जितने भी कस्टम्स लॉ हैं या पर्सनल लॉ हैं उनको यूनिफाइड किया जाए। लेकिन उसकी एक वीक पॉइंट यह था, इस रिपोर्ट का मानना था कि जो भारत के जो हिंदू और मुसलमान के पर्सनल लॉ है उसको यूनिफाइड ना किया जाए, यानी हिंदू और मुसलमान अपने पर्सनल या कस्टम्स लॉ को अपने अकॉर्डिंग डील करें, उसको इस रिपोर्ट के अंदर शामिल ना किया जाए, उसको यूनिफाइड ना किया जाए। बी एन रॉय कमेटी भी इस बात के पक्षधर थी कि भारत के सारे लॉ को यूनिफाइड किया जाए, और बी एन रॉय कमेटी में ये भी माना गया कि महिलाओं को और पुरुषों को बराबर के अधिकार दिए जाएं। उसके बाद पर्सनल लॉ पे बात हुई आज़ादी के बाद। 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया। स्पेशल मैरिज एक्ट में था कि हुआ क्या कि आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज को अपने को रजिस्टर्ड करवा सकते हो। उसमें अलग अलग धर्म को अलग अलग तरह से मान्यता नहीं थी। पूरे हिंदुस्तान का एक ही स्पेशल मैरिज, एक ही अकॉर्डिंग उसका मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा। अब बात आती है भारत के संविधान की। भारत का संविधान यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहता है। भारत के संविधान में यूसीसी के बारे में सिर्फ एक जगह ही बात की गई है, वो है आर्टिकल
44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आर्टिकल 44 कहता है कि भारत में कि राज्यों को पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। लेकिन आप सबको पता होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वीक पॉइंट है कि कोई भी राज्य इसमें बाध्य नहीं होता। ये सब राज्य के ऊपर डिपेंड करता है वो इसको लागू करे या ना करे। इसीलिए इंडिया में कहीं भी इस यूसीसी को लागू नहीं किया गया कभी भी, क्योंकि ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। अगर यही चीज़ फंडामेंटल राइट्स के अंडर होता तो डेफिनेटली ये एक फंडामेंटल राइट्स होता और यूसीसी इंडिया में लगा होता। चूँकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है इसलिए कोई भी राज्य या स्टेट इसको लगाने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं अगर भारत के जुडिशियल सिस्टम के स्टैंड को इसमें देखा जाए तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का हमेशा से ही इस मामले में स्टैंड क्लियर है। भारत का सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होना चाहिए। पहली बार इसके बारे में हमें जानने को मिला 1985 के शाहबानो केस में। दूसरी बार सरला मुद्गल केस 95, जिसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट इस तरफ इशारा करता रहा कि पूरे भारत के लिए चाहे किसी भी धर्म या कास्ट या रीजन का हो को लॉ बराबर होना चाहिए। जैसे क्रिमिनल लॉ वैसे सिविल्स लॉ भी, पर्सनल लॉ भी बराबर ही होने चाहिए। सबसे बड़ा केस देखने को मिला हमें 2017 में, जहां पर सफरा बानो केस में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि ट्रिपल तलाक किसी भी तरह से भारत में वाजिब नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स या उसके पर्सनल अधिकार के विरोध है। इसका मतलब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करता आया है। अभी हम जानते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बेनिफिट्स की बात की जाए तो सबसे पहले इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि जो पर्सनल लॉ है बेसिकली वो वुल्नरेबल सेक्शन को कमज़ोर करते हैं। जितने भी कस्टम्स बनाए गए हैं वो इन्फ्लुएंस क्लासेस के द्वारा या धर्म गुरुओं के द्वारा एक वुल्नरेबल सेक्शन के अगेंस्ट बनाए गए हैं, यानी उसमें कुछ एक लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है जबकि दूसरों को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। वहीं अगर इसके दूसरे बेनिफिट्स की बात करते हैं तो उनका मानना था कि ये महिलाओं के अगेंस्ट है, यानी ये पुरुषों की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा रहता है। सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यूसीसी जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, यानी हर सबके अंदर भारतीयता होने की जिज्ञासा को बढ़ाता है। वो एक इंटीग्रेट वे में फील करता है। जब सबके लिए समान कानून बनता है तो उसमें नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की प्रकृति को बढ़ावा मिलता है। वहीं चौथा अगर इसका बेनिफिट देखा जाए तो ये कम्युनलिज्म को कम करता है, यानी अलग अलग विचारधाराओं को ये अंडर एस्टिमेट करता है, यानी उसको कर्व डाउन करता है, जिससे बेसिकली देश में नेशनलिज्म की भावना को बढ़ावा मिलता है। यूसीसी का पांचवा सबसे बड़ा फायदा है कि ये सिविल लॉ को सिंप्लीफिकेशन करता है। अभी जो प्रेजेंट हालात हैं कि हिंदुओं का मैरिज एक्ट अलग बोलता है, मुस्लिम्स का मैरिज एक्ट अलग बोलता है, तो वहीं यहूदियों का डिवोर्स अलग बोलता है। इसका मतलब सब अलग अलग हैं और सबको अंडरस्टैंड करना एक कॉमन मैन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर इन सबको यूनिफाइड करके एक बना दिया जाए तो इसकी कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती है और एक आम नागरिक के लिए समझना आसान हो जाता है, जिससे वो उसके लिए जानना आसान रहेगा कि मेरे राइट्स क्या हैं और मैं किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। उसे राइट्स और रॉन्ग का आसानी से पता चल सकता है। छठा और आखिरी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फ़ायदा जो मुझे लगता है ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में केसेस की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि जितने ज़्यादा कस्टमर्स लॉ होंगे, पर्सनस लॉ होंगे, उनको डील करना जुडिशरी के लिए भी इतना आसान नहीं है। अगर सब एक यूनिफाइड वे में होगा तो जुडिशरी के लिए भी उसे आसान रहेगा और
केसेस की संख्या कम होगी और केसों का जल्द से जल्द निपटारा होगा। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में चैलेंजेस क्या क्या हैं। जो सबसे बड़ा सबसे पहला चैलेंज माना जाता है वो है आर्टिकल 25, 26 और 29। आर्टिकल 25, 26 कहता है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने और उसको फॉलो करने का अधिकार है, जो एक फंडामेंटल राइट्स है। तो वहीं आर्टिकल 29 कहता है कि हर व्यक्ति को अपना कल्चरल फेस्टिवल्स या कल्चर फॉलो करने का अधिकार है। और अगर ये सब लोग एक यूनिफाइड हो जाएंगे तो उसको अपना पर्सनल लॉ में दिक्कत आएगी। तो बहुत से उसका जानकारों का मानना है कि हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने से पहले भारतीय सरकार को फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 25, 26 और 29 में बदलाव करना पड़े। दूसरा सबसे इसकी सेटबैक्स ये माना जाता है कि जैसे कि संविधान के अंदर भारत एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब है सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। लेकिन अगर ये यूसीसी लागू होता है तो सभी धर्मों के जो पर्सनल लॉज हैं, कस्टम्स है, वो यूनिफाइड वो एक हो जाएंगे। तो सबका जो अपना अपना पर्सनल लॉज है वो उसको फॉलो नहीं कर सकता है। तो उनका मानना है कि सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है। जो तीसरा इसका सबसे बड़ा सेटबैक माना जाता है वो है फियर ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ को लगता है कि ये जो यूसीसी है ये बेसिकली जो मेजोरिटेरियन है कंट्रीज़ में, ये उनके द्वारा इम्पोज किए गए लॉ होंगे जो उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश है। तो इसलिए माइनॉरिटीज़ इसके अधिकतर अगेंस्ट देखे जाते हैं। उनको लगता है कि ये उनके पर्सनल लॉ को ख़त्म करने की या समाप्त करने की एक वह रास्ता है। मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है कंट्रीज़ की, वो इस पे अपने लॉज को माइनॉरिटी पे थोपना चाहती है। चौथा कारण है कि ये माना जाता है कि ये डाइवर्सिटी के अगेंस्ट है। डाइवर्सिटी भारत का एक हथियार माना जाता है या भारत की खासियत मानी जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बगीचे में बहुत अलग अलग तरह के फूल होते हैं। लेकिन अगर इस डाइवर्सिटी को ख़त्म किया, अगर यूनिफॉर्म यूसीसी लागू होता है तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को कम किया जाएगा और एक यूनिफाइड एक लॉज बनाया जाएगा। पांचवा बड़ा कारण यह है कि जो यूसीसी है वो संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर संविधान के निर्माताओं का ऐसा लक्ष्य होता कि पूरे देश में यूसीसी लागू हो तो डेफिनेटली इसे यूनियन लिस्ट में ऐड करते और जिसको इसे पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करना आसान भी होता। लेकिन चूंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है, इसका मतलब उन लोगों का ये मानना है, इसका मतलब संविधान के निर्माता चाहते थे कि ये स्टेट्स के ऊपर है, उसे लागू करे या ना करे। पहुँचे कि क्या देश में यूसीसी लागू होना चाहिए? तो मेरा ये मानना है कि हाँ, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, लेकिन उसको लागू करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1 सबसे पहली बात यह है कि उसको लोगों को अच्छी तरह से इसके बारे में एजुकेट किया जाए कि यूसीसी है क्या। कई बार माइनॉरिटी के मन में ये फियर रहता है कि ये उनके अगेंस्ट है, इसलिए उनको अच्छी तरह से एक लंबे दौर में उनको अच्छी तरह समझाया जाए कि यूसीसी किसी के अगेंस्ट नहीं है। दूसरा, इसे पब्लिक डिबेट के लिए कुछ टाइम के लिए ओपन किया जाए, जिसे इस पर अच्छी तरह डिबेट हो और हर बंदा इसके बारे में जाने। तीसरा और आखिरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स को एक फेज्ड मैनर में लागू करना चाहिए। जैसे पहले मैरिज एक्ट को यूनिफाई किया, फिर डाइवर्स लॉ को यूनिफाई किया। ऐसे करते करते जितने पर्सनल लॉ हैं उनको धीरे धीरे फेज्ड मैनर में एक यूनिफाइड कोड के रूप में लागू किया जाए। तो ये थी हमारी पूरी यूसीसी पे बातचीत। आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।